हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल अपन ने देखो क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था अपन ने कूलाम का नियम। ठीक है ना। कूलाम का नियम क्या था आपको याद हो तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 दो आवेश थे जो एक दूसरे से, जैसे Q1 और Q2 क्या थे, दो आवेश थे, आर दूरी पर ये पड़े थे, इनके मध्य लग रहा कूलाम बल का मान ये होता है। यहाँ पर इसी को आगे अपन आज बढ़ाएंगे और अपन आज करने वाले कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने वाले। उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊं। मान लो Q1 अगर धनात्मक आवेश है, Q1 अगर धन आवेश है और Q2 अगर ऋण आवेश है, तो इन दोनों के आवेशों के गुणनफल से अपन को क्या मिलेगा, माइनस का क्यू स्क्वायर। अरे इन दोनों के गुणनफल से क्या मिलेगा, माइनस का क्यू स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही तो बनेगा। अगर मैं ये कहूं कि दो आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, और आर दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में या माइनस साइन आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। ऐसी कंडीशन में ये आकर्षण बल को बताएंगे। कौन से बल को बताएंगे, आकर्षण बल को। ठीक है। अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तब यहाँ आएगा प्लस, और प्लस होगा जब माइनस है तब तो क्या है, आकर्षण, और जब प्लस होगा तो प्रतिकर्षण को बताएंगे। बोलो कोई दिक्कत। इसी प्रकार अगर दोनों माइनस के होते, अगर दोनों माइनस के होते तो भी क्या था, प्लस ही आता। तो यानी कि माइनस अगर आता है तो आकर्षण होगा, प्लस आता है तो प्रतिकर्षण होगा। बोलो कोई दिक्कत है इस बात में, कर लोगे। सिंपल सी बात है, कोई हाई फाई बात नहीं बताई मैंने, तो ध्यान रखना ये वाली बात। अपन चालू करते हैं क्या, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या बोला मैंने, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा मेरे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, जिनका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, मैंने कहा R1 सदिश है और Q2 का क्या कह दिया, R2 स्थिति सदिश है। ठीक है ना। स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन अगर अपन निकालें तो हमेशा याद हो आपको, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा उसकी स्थिति जो होती है, अगर मैं बोल रहा हूं कि Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो मैंने कहा ओरिजिन से दूर की ओर उसकी डायरेक्शन होगी, मूल बिंदु से दूर की ओर उसकी दिशा होगी। तो यानी कि इसकी दिशा हो गई इस तरफ और इसकी दिशा हो गई इस तरफ। समझ गए क्या, मूल बिंदु से दूर की तरफ होगी ना। अब मैंने यहां पर कहा कि इन दोनों का अगर मैं निकालूं Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू Q1, यानी क्या था, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे R21। मेरे नोटेशन जो है वो हमेशा सेम बने रहेंगे। जिसका पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं उसको मैं पहले लिखता हूं। यहां पे मैंने क्या बोला, 2 का, यहां पे क्या बोला मैंने, अरे क्या बोला मैंने, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष क्या लिखूंगा, R21 लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 पहले है, Q2 का बोला तो 2 पहले लिख दिया। समझ गए। तो अब यहाँ ये हो गया R21, और इसकी दिशा क्या होगी, मैंने कहा जिसके सापेक्ष की बात होगी उससे दूर की ओर। अभी मैं बात कर रहा था कि Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, तो दिशा क्या थी, मूल बिंदु से दूर की ओर। अब क्या बोल रहा हूं, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष उससे दूर की तरफ दिशा। अगर मैं आपसे ये बोलता कि Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो दिशा अपन बोलते हैं उसको क्या, R12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, R12। उसको क्या बोलते हैं अपन, R12 वेक्टर, ये तो बोलते हैं। और उसकी दिशा क्या होती है, मैंने कहा 1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो उसकी दिशा होती है Q2 से Q1 की तरफ। कोई दिक्कत, ध्यान में रखोगे इतनी बात। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे क्या, ठीक है। ये नोटेशन जो मैंने बताए हैं, मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ाते टाइम भी यही नोटेशन रखे थे। ठीक है, तो यही नोटेशन अपन रखेंगे हमेशा। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कहा R1 मुझे दे रखा है, R2 मुझे दे रखा है, Q1 और Q2 की स्थिति सदिश मुझे दे रखे हैं, मुझे R21 निकालना है। कैसे निकाले, मैंने कहा ट्राइंगल लॉ से। क्या कहेंगे, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज का नियम क्या कहता है भैया, त्रिभुज का नियम कहता है कि दो जो एक ही दिशा में, मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं अगर एक ही ऑर्डर में हो तो उनका सम तीसरी जो विपरीत दिशा में आ रही है उसके इक्वल होता है। तो अपन ने कहा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू होगा R2 वेक्टर। R1 और R2 मुझे ज्ञात है तो मैंने लिख दिया R21 वेक्टर मुझे निकालना था, तो मैंने लिख दिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक में बोलो कोई दिक्कत है क्या, मैंने R21 निकाल दिया।
अब मैं निकालना क्या चाहता हूं, मुझे तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी कि जो बल था उसकी बात करनी है। तो अब मैं निकालता हूं Q2 पर आवेश Q1 के कारण, Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिस पर उसको पहले F21, Q2 पर बोल रहा हूं ना तो F2 लिखूंगा, ठीक है। तो F21 इज इक्वल टू, अगर बोले तो क्या होगा, मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, कैसे लिखे वेक्टर फॉर्म में, मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है मेरे पास Q1 एंड Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R21 मोड का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कहा आप बताओ इसकी दिशा इस तरफ यानी R21 के अलोंग, R21 के अनुदिश, तो यहां क्या लिख दूंगा R21 कैप। बोलो आया कि नहीं? हम सब जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, मैंने कहा R21 जो होता है, या फिर ऐसे लिखो R वेक्टर जो होता है वो होता है R मोड ऑफ R और R कैप, ये तो होता है। तो यहां से अपन अगर बोले तो मैंने कहा R कैप इज इक्वल टू हो जाएगा R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R। यही काम अगर मैं 21 के लिए बोल दूं तो यहाँ पे 21 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 21, बोलो हाँ या कि ना। अब ये मान वहां रख दो, तो मैंने कहा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R21 मोड का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए लिख दिया R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21, सही है। यानी F21 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R21 क्यूब और R21 वेक्टर, समझ रहे हो, यानी F21 की दिशा R21 की दिशा के अनुदिश ही होगी। कोई दिक्कत आ गया, इसको अपन ने R21 की वैल्यू भी अब लिख सकते हो आप लोग। R21 का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या था भैया, Q1 Q2 अपॉन, यहां पे लिख सकता हूं मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब, और डायरेक्शन होगी R2 वेक्टर माइनस R1, बोलो हाँ या ना। ये आ गया आपके पास, इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 कर दिया। इसी प्रकार कोई आपसे ये पूछता कि Q1 पर Q2 के कारण बल निकालो, इसी प्रकार आपसे क्या पूछता F12 वेक्टर पूछ लेता। F12 क्या है, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लग रहा बल, तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 होता। तो इसको इसी प्रकार अगर अपन सॉल्व करते तो आंसर आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्या लिखे अपन इसको, यहाँ पे लिखेंगे Q1 की जगह Q2, Q2 की जगह Q1, तो Q1 Q2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R12 मोड का क्यूब, और ये हो जाएगा R12 डायरेक्शन। समझ में आया नहीं है? अगर मैं इसको दोनों को सेम डायरेक्शन में करूंगा तो यहाँ पे बार माइनस लगा दूंगा, यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R12 क्यूब, मोड है इसमें डायरेक्शन वाली बात नहीं होगी, तो यहाँ पे R12 इसका उल्टा अगर करता हूं तो यहाँ माइनस लगा दूंगा और लिख दूंगा R21 वेक्टर। ये तो लिखूंगा कि भैया इसका उल्टा कर दिया, R12 की डायरेक्शन तो इधर है, R21 की दिशा इस तरफ है, दोनों ऑपोजिट हो गई इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, यानी F12 को मैं लिख सकता हूं माइनस का F21। अरे ये 12 और 21 में फर्क नहीं होगा क्योंकि मोड है मतलब यानी कि इनकी सिर्फ दूरी की बात कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ दूरी है ये, तो यानी F12 इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का F21, यानी कि ये जो आपस में बल लग रहे हैं परिमाण में समान और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे, अर्थात ये गति के तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ तो ऑबे करेंगे। सही बात है क्या, गति का तृतीय नियम तो लागू होगा इन पे, कोई दिक्कत। ये था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, आप लोग नोट कर सकते हो, फटाफट नोट कर लो, ठीक है कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद देखो एक टर्म अपन डिफाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफी बार पूछी गई है अलग अलग तरीकों से, फिलहाल मैं एक ही तरीके से डेफिनेशन बताने वाला हूं, है ना, आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेफिनेशन इसकी और भी आती जाएंगी। फिलहाल मैं एक ही डेफिनेशन बताऊंगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, परावैद्युतांक की बात कर रहा हूं, मिटा दो इसको।
पराविद्युतांक को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी अपन ने कल देखा था एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन पढ़ा था, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन था वैक्यूम के लिए परमिटिविटी और एप्सिलॉन था क्या मीडियम के लिए परमिटिविटी, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक नई टर्म अपने सामने है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता इनका नाम है। पराविद्युतांक का दूसरा नाम क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले मैंने कहा, चलो मैं पहले डेफिनेशन ही बताता हूं। अगर मैं एप्सिलॉन आर को डिफाइन करूं तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और जो कि इक्वल होगा एफ नॉट अपॉन एफ एम, जहां एफ नॉट क्या है? दो आवेश जो निर्वात में रखे हुए उनके मध्य लग रहा बल, और उन्हीं आवेशों को अगर माध्यम में रख दिया जाए तो लग रहा जो बल है, इन दोनों बलों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा है। समझ में आ गई क्या? क्या बोला मैंने? निर्वात में दो आवेशों के मध्य लग रहे बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लग रहे बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें क्या है अभी बात कर लेंगे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मैंने कहा, यदि Q1 व Q2 आवेश जो एक दूसरे से एक दूसरे से r दूरी पर हो, यदि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से निर्वात में r दूरी पर हो, तो बल का मान क्या होगा? मैंने कहा निर्वात बोल रहा हूं तो एफ नॉट बोल दूंगा। क्या हो जाएगा भैया? मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 यही होगा। यदि इन्हीं आवेशों के तंत्र को एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक वाले माध्यम में एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक वाले माध्यम में, या ऐसे लिख दो एप्सिलॉन माध्यम वाले डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक बात है, एप्सिलॉन पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो बल का मान मैं बोलूंगा माध्यम में एफएम, उसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान में रखना जहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ होता है उसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है? एप्सिलॉन आर आ जाता है। उसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? समझ रहे हो क्या? अब इन्हीं दोनों को मर्ज करके अपन क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन। वो हो जाती है माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहां एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो जाता है एप्सिलॉन, यानी कि ये हो जाती है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, समीकरण 1/2 कर दूं, समीकरण 1 और 2 में भाग लगा दूंगा, डिवाइड कर दें अपन, तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम। ऐसी कंडीशन में अपने पास क्या आ जाएगा भाई? देखो यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये देखो यहां से ये वाली जो चीज है वो इतना पार्ट वही तो है, समझ रहे हो क्या? तो यहां से क्या, अगर अपन इसको सॉल्व करें तो एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, ये क्या चला जाएगा? ये तो ऊपर तो 1 है, डिवाइड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास डेफिनेशन क्या आ गई? एप्सिलॉन। इसको और आगे यहीं भी देख लो, ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन आर बन जाएगा इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। आया कि नहीं आया? ये इसकी परिभाषा हो, ठीक है।
और इस टर्म से अपन लोग ये वाली बात भी कह सकते हैं, देखना तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है वैक्यूम यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि परावैद्युतांक, इसकी परिभाषा हो गई ये, नोट कर लोगे। अरे समझ में आएगा, मैंने कहा निर्वात में ये बल हो गया, माध्यम में ये बल हो गया, दोनों का अनुपात निकाला, अपन ने कह दिया ये एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ नॉट, ठीक है, कर लोगे, नोट कर लो, वेरी गुड, कर लिया। तो अब आगे देखो, एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। एक क्वेश्चन है, निर्वात में स्थित दो आवेश के मध्य लग रहा बल 10 न्यूटन हो, यदि निर्वात में दो आवेश हैं, वो उसके मध्य बल जो है वो कितना लग रहा है, मैंने कहा 10 न्यूटन लग रहा है, समझ रहे हो क्या, निर्वात में है तो बल कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया हो, यदि उन आवेशों को दो पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, एक ऐसे मीडियम में अपन ने, वो दो आवेश थे जिनके मध्य 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा था, उसको उठा के एक मीडियम में डाल दिया अपन ने, और उस माध्यम का पराविद्युतांक था 2, या रख दिया जाए तो उनके मध्य लग रहा बल का मान क्या होगा, तो मैंने कहा एफ एम निकालना है अपन को। अरे समझ में आ गया क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ, यानी क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी एफ नॉट तो है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मात्रक क्या होगा, क्या एप्सिलॉन का मात्रक होता है, अरे होता है क्या मात्रक, याद करो, एप्सिलॉन का मात्रक होता है भैया, एप्सिलॉन का मात्रक अगर मैं एप्सिलॉन का मात्रक निकालूं तो यहाँ पे एप्सिलॉन इधर दो, एफ नॉट इधर दो, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कल बताया था, क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का भी यही होता है। तो यानी कि परावैद्युतांक का कोई माध्यम कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है, कर लोगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 के आगे कोई मात्रक लगाया नहीं था, आंसर क्या गया 5 न्यूटन, कर लोगे क्या, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, और करवाने के पीछे मकसद यही था, ठीक है। इसके और भी रूप हैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे टॉपिक वैसे वैसे अपन करवाएंगे, ठीक है। ये मिटा रहा हूं भैया, ये परावैद्युतांक, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग, कूलम्ब्स लॉ पे ही है, मैंने कहा दो आवेश हैं, दो आवेश क्या है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से, या एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, ठीक है, एक दूसरे से 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके मध्य लग रहे कूलम्ब बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले बताओ इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, शाबाश, आकर्षण का बल लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, और इस पर होता है +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, समझ गए क्या, अपन को Q1 तो दे दिया ये, Q2 दे दिया ये, ठीक है, और R इज इक्वल टू क्या दे दिया 3 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 रेज टू पावर -10 मीटर, ठीक है। बल निकालना है, बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, ये वैक्यूम में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो वैक्यूम में ही निकालना होता है, तो वैक्यूम के लिए क्या आता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, F इज इक्वल टू जब ये तो होता है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, Q1 कितना दे रखा है, मैंने कहा माइनस का, माइनस यानी कि आकर्षण का बल आ जाएगा, अरे प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 का होल स्क्वायर, सही है, दोनों सेम ही तो है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10 टू दी पावर -10 का होल स्क्वायर, सही बात है क्या, सॉल्व कर लो इसको, F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, यहाँ तो हो गया माइनस तो पड़ेगा, तो माइनस आकर्षण को बता रहा है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू ये हो गया 1.6 इंटू 1.6, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2.56, अरे 16 का स्क्वायर क्या था 256, 256 ही होता है ना 16 का स्क्वायर, तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 2.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, एक बार 19 इंटू 19 ही लेता हूँ, डिवाइड बाई 9 इंटू 10 रेज टू पावर -20, 9 से 9 कट गया,
अब अगर ये ऊपर जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू, अब तो f ऐसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 2.56 इंटू ये 10⁻9 है प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻−10, अरे यही तो होगा। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 10, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, मतलब -19 करेंगे तो +1 आ जाएगा, बस यही आंसर है। और क्या, यानी 2.56 इंटू 10⁻−9 न्यूटन, ये इसका मान आ जाएगा। कर लोगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं अपन, नोट कर लो आप लोग, वेरी गुड। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है आसान। दो एक समान, सुनना क्वेश्चन पहले, आप लोग धीरे धीरे करके इसको पॉज कर करके क्वेश्चन भी नोट कर लेना। दो एक समान धातु की गोलियों पर विभिन्न परिमाण के विपरीत आवेश है, मान लो दो आवेश हैं, विपरीत है ना, Q1 और Q2, यानी कि एक तो है प्लस का और एक है माइनस का, यानी कि इनके मध्य जो बल आएगा उसके बल में क्या जाएगा, आंसर में माइनस आ जाएगा, ठीक है। दो एक समान धातु की गोलियों पर विभिन्न परिमाण के विपरीत आवेश हैं, जब इन्हें एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखा जाता है, नोट कर लो, जब इन्हें एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखा जाता है तो 0.108 न्यूटन के बल से आकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर उतनी ही दूर रखा जाता है, भाई उन दोनों को पास मिलाया और फिर डालिए, उतनी ही दूर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.036 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती है, रिपल करती है, ठीक है। प्रत्येक गोली का प्रारंभिक आवेश निकालिए, मतलब ये Q1 Q2 निकालना है, समझो, मैंने माना कि दोनों पर आवेश है Q1 और एक पर Q1 है एक पर Q2 है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। जब इन्हें एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर रखा जाता है, तो जैसे अपन 0.5 अगर इनके बच्चे अपन बल का मान करें तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही होता है ना। अब मैंने कहा बल का मान अपन को कितना दे रखा है, जब 0.108 और अट्रैक्शन फोर्स है तो मैं माइनस लगा दूंगा, इजिकल टू के तो क्या 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 मुझे पता नहीं है, निकालना है सी का मान, Q1 का और Q2 का मान निकालना, और R का मान कितना रहेगा 0.5 मीटर, तो 0.5 इंटू 0.5, बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ से Q1 और Q2 का मान निकाल दो, Q1 Q2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, मैंने कहा माइनस का 0.108 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9। अब देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो कितना जाएगा 10⁻3 आ जाएगा, और यहाँ से हटाता हूँ तो 10 इंटू 10 यानी कि 10⁻2 आ जाएगा, सही है क्या। और 10⁻2 को मैं 100 लिख दूं, अब 5 5 जा 25, 25 4 जा, ये 4 आ गया, अरे 4 ही तो आएगा, 9 से इसको काट दो, कितनी बार जाता है 12 9 जा 108, 12 आ जाएगा। अब लिख लो इसको Q1 Q2, यहाँ बचा -5, यहाँ ऊपर तो बच रहा है 12 डिवाइड बाई, नीचे क्या है 10⁻9, नीचे 4 भी तो है, 4 से इसको काट दो, 4 3 जा 12, तो यहाँ जाएगा 3, ये आएगा, और नीचे क्या है 10 की पावर 12 हो गए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 की पावर -12, अरे यही आएगा क्या Q1 और Q2 का मान, इसको समीकरण 1 डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जब उन्हें स्पर्श कराकर, भैया मैंने कहा एक पर Q1 आवेश है और समान एकदम दोनों एक जैसी है, और दूसरी Q2 है, जब इन दोनों को आपस में टच करा के अलग किया जाता है, तो अलग करने के बाद में इस पर आवेश इन दोनों का औसत आ जाएगा, क्या Q1 प्लस Q2/2, आधा आधा हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2, कब, जब ये दोनों समान धातु की गोलियां हैं, समान त्रिज्या की, बिल्कुल सेम टू सेम है, तब ये क्या होगा, जब आप इसको टच कराओगे तो इनका टोटल आवेश Q1 प्लस Q2, और जब अलग करेंगे तो आधे आधे हो जाएंगे, समझ गए। अब इनके मध्य बल कितना होगा, दूरी वो की वही रहती, अब इनको स्पर्श कराकर अलग किया और दूरी कितनी रहती है, वही 0.5, क्या कह रहा है, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर उतनी ही दूर रखा जाता है तो वो एक दूसरे से 0.036 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल होता है, मतलब इस बार प्लस प्लस आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में मैंने कहा बल का मान कितना हो गया, चलो एक बार फॉर्मूला वापस लिखते हैं कि F डैश कर दो, चलो इसको F डैश इज इक्वल टू K
Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू सेम यानी कि स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना था, चलो एक बार तो आर स्क्वायर ही कर देते हैं। ठीक है, एफ डैश का मान कितना देना है, 0.036 न्यूटन, 0.036 न्यूटन। और के का मान कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ एक बार, और ऊपर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का तो होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना था, 0.5 ही था ना, 0.5 इंटू 0. यहाँ से Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर निकाल लो, कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये 0.036 था ना, तो 36 डिवाइडेड बाई 1000 लिख देता हूँ उसको। ठीक है, और इंटू ऊपर आ गया 4 इंटू 5 इंटू 5, और पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या, और ये जो है ये दोनों इधर आ गए और ये इसके नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 5 5 जा 25, 25 4 जा क्या हो जाएगा, 100 जाएगा, और 9 चौक 36, 36 से 36 कट गया। अरे ठीक है, क्या ऊपर क्या बचा, ऊपर 4 दिख रहा है मुझे, तो 4 दिख रहा है, और कुछ तो नहीं बचा ना, देख लेना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना बस, वो सब ठीक है। नीचे मुझे 9 4 से कट गए, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 नीचे है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, 4 गुना 10 की पावर -12। अगर मैं ये स्क्वायर हटाता हूँ, Q1 प्लस Q2 की बात करूं, तो आ जाएगा प्लस माइनस 2 गुना 10 की पावर -6। सही है क्या, अरे यही होगा समीकरण नंबर 2 कह दिया इसको। अब मुझे देखो दो वेरिएबल है Q1 और Q2, एक तो आ गया क्या Q1 प्लस Q2, Q1 इंटू Q2 आ गया, और एक Q1 प्लस Q2 आ गया। दो समीकरण और दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करके क्या करना है अपन को, Q1 और Q2 का मान निकालना है। इसको थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए अपन ये कर सकते हैं कि भाई Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लेते हैं। Q1 माइनस Q2 का मान निकाले तो देखो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। यहां से क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2 का मान आ जाएगा, और Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, फिर इस समीकरण से और Q1 माइनस Q2 वाले समीकरण से Q1 और Q2 का मान अलग करके अपन लोग निकाल सकते हैं। ये आपको पता है कि इस समीकरण का, अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो मान लो मनी मन में करना, Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 ये तो होता है, और माइनस का 4Q1 Q2, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हाँ या ना। और इसको क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि एक समीकरण ही तो है। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, और Q1 माइनस Q2 का मान निकाल रहा हूँ। Q1 माइनस Q2 का मान कैसे निकाले, देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, Q1 प्लस Q2 कितना है, कितना था ये रहा, कितना लिख दो, 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर -12, माइनस 4 इंटू Q1 Q2, 4 ये करूंगा माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, और 4 की 12 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर मेरे पास आ गया 12 4 16 इंटू 10 की पावर -12। इसको अगर होल स्क्वायर हटाए तो Q1 माइनस Q2 का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू 10⁻⁻6। समझे कि नहीं समझे। अब देखो इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3 का। अब कुछ कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो हो चुकी है भैया, फिजिक्स तो यहाँ खत्म कर दी थी मैंने, आगे जो सारा काम कर रहे हैं ना वो मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं। ये इधर वाला हटा रहा हूँ भैया, आप नोट करना चाहो एक बार नोट कर लो। वेरी गुड। मुझे सिर्फ अब Q1 प्लस Q2 और Q1 माइनस Q2 का मान की जरूरत है। तो देखो मेरे पास एक तो है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू तो आया प्लस माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर क्या -6, और Q1 माइनस Q2 मेरे पास कितना आया भाई 4 प्लस माइनस 4 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। मैंने कहा ये समीकरण थी 2 और ये समीकरण थी 3। ठीक है, अब 2 प्लस 3 कर लो, 2 प्लस 3 करने से क्या होगा, ये Q2 से Q2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2Q1, अरे Q1 प्लस Q1 2Q1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस माइनस तो रहेगा, 4 और 2 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6।
Q1 का मान मेरे पास निकल के आ रहा है प्लस माइनस 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6, डिवाइड कर देंगे 2 से, यही आएगा। और Q1 का मान आ चुका है। अब एक काम करो, 2 में से 3 को घटा दो, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 में से 3 को घटाता हूं तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये तो होगा। तो ये तो हो गया क्या, Q1 से Q2, ये Q1 Q1 कट गया, ये क्या हो गया 2Q2 हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, भाई इसकी जगह हो जाएगा माइनस, इस जगह प्लस। एक बार तो प्लस माइनस रख लो, एक ही बात है, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, आगे बताऊंगा इसकी बात। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, माइनस करोगे तो समझ रहे हो क्या। क्यू आपकी अगर इच्छा हो रही है तो भैया उल्टा कर दो, माइनस प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, और आंसर में माइनस प्लस। अब आप समझो, Q1 का मान मेरे पास ये आया और Q2 का मान मेरे पास ये आया, ठीक है। तो इतना मान बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों मान क्या है, बिल्कुल सही है। बस इतना ध्यान रखना कि जब आप इसके प्लस साइन को काम में लोगे तब तो आएगा यहाँ पे माइनस साइन, मतलब Q1 तो होगा अगर प्लस का, तो Q2 होगा माइनस का। क्यों, क्योंकि शुरुआत में क्या था, दो एक समान परिमाण धातु की गोलियों पर विभिन्न परिमाण के विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश है यानी कि एक प्लस लोगे तो दूसरा माइनस लेना, दूसरा प्लस लेना, अगर पहला माइनस लोगे तो दूसरा प्लस ले लेना, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी फिजिक्स तो आपकी पता है चौथी लाइन में कंप्लीट हो चुकी थी, बाकी गुणा भाग करने थे वो आपको आते हैं। ये हटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और करेंगे भैया आज अपन, नोट कर लिया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और अच्छा है, आज ही करवा देते हैं अपन लोग, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा भैया, कोई बात नहीं। विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त किया गया है। भैया अपने पास दो आवेश, एक Q इज इक्वल टू दे रखा है Q1 प्लस Q2, कोई Q आवेश है तो दो भागों में किस किस में, Q1 और Q2 में विभक्त किया, विभक्त करके परस्पर R दूरी पे रखा जाता है, ठीक है। अब फिर उनको क्या किया, R दूरी पर रख दिया। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की स्थिति में Q1 व Q2 का मान ज्ञात करो। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वालों के लिए थोड़ा इजी है, वैसे बायोलॉजी वालों की एक टर्म है वो ध्यान में, मैक्सिमम मिनिमम की एक कंडीशन होती है वो अप्लाई करनी होती है। एक बार दोबारा क्वेश्चन सुनो, विद्युत आवेश Q को दो भाग Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर R दूरी कर दिया। तो मैंने कहा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, पहला आवेश अगर Q1 है तो मैं दूसरा आवेश Q2 इज इक्वल टू क्या रखूं भाई, Q माइनस Q1 रख दूंगा। तो अब मेरे पास आवेश क्या हो गया, एक तो हो गया Q1 और दूसरा क्या हो गया Q माइनस Q1, ये तो हो गया, और एक दूसरे से R दूरी पर रखा हुआ है। मुझे अधिकतम प्रतिकर्षण बल की कंडीशन निकालनी है, तो पहले तो मैं बल तो निकालूं। मैंने कहा बल हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q माइनस Q1 डिवाइड बाई इसकी डिस्टेंस कितनी हुई R स्क्वायर, ये तो होगा। अब क्या करें भाई, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन के लिए, तो मैक्सिमा की कंडीशन के लिए क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूं, इसका अवकलन करेंगे, इस समीकरण का क्या करेंगे अवकलन, और करके उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। बायो वालों मैथ्स वालों को ये कंडीशन पता है क्योंकि उन्होंने मैक्सिमा मिनिमा बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, या तो शायद 12th क्लास में होगा तो पढ़ लेंगे। लेकिन बायो वाले ध्यान दे, अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था कि इसका मैक्सिमम मान निकाले इसका मिनिमम मान निकाले, तो आपको दोनों में से किसी का भी मान बोले, आप क्या करो उसका प्रथम अवकलन जीरो कर दो, यानी कि पहला डिफरेंशिएशन कर दो और उसको जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे मैक्सिमा पूछे तो भी आ जाएगा, मिनिमा पूछे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आपको। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं नीट में काफी बार पूछे जाते हैं मैक्सिमा मिनिमा वाले, क्योंकि बायो वालों की दिक्कत होती है, नीट बायो वालों के लिए है, इसलिए बायो वालों को उस पर क्या होती है थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको ज्यादा दिमाग में निकाल लगाना ही नहीं है, उसका प्रथम अवकलन समीकरण Q1 में है तो dQ1 कर दिया, Q1 के सापेक्ष में इसका अवकलन कर दूंगा। क्यों, तो इसका अवकलन करते हैं तो आओ करते हैं, इज इक्वल टू d बाई dQ1, और यहाँ पे हो जाएगा k Q1 इंटू Q माइनस Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एक बार इसको खोल के लिख देते हैं, d बाई dQ1, इसको इससे गुणा किया, यानी कि क्या बोल रहा हूं k Q1 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस का k Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा आप कर दो इसका अवकलन। जब मैं इसका Q1 के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो आपको पता है k Q अपॉन R स्क्वायर तो कांस्टेंट है,
और Q1 का Q1 के सापेक्ष 1 होगा। x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1। देखो अवकलन तो आने चाहिए, और अगर मान लो अवकलन नहीं आते हैं तो मैं भैया लगभग 1-1.5 महीने के बाद में 11th क्लास का 1 महीने के बाद मान के चलो आप लोग कि 11th क्लास हो सकता है पहले भी करवा दूं, 11th क्लास का मैं मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसको जरूर पढ़े, चाहे वो 11th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, ठीक है, वो जरूर पढ़े, है ना। मैथमेटिकल टूल्स करवाऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से करवाऊंगा, देखना बायो वालों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैथ्स वालों को तो आता होगा लेकिन बायो वालों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया, इसका अवकलन क्या, Q1 का Q1 के सापेक्ष अवकलन क्या, तो 1 आ जाएगा माइनस का। अब इसका अवकलन करो, मैंने कहा k/r² तो कांस्टेंट है, Q1 का स्क्वायर x स्क्वायर का अवकलन क्या है 2x, 2x, x Q1 है, लिख दिया, ये आ गया df/dq1। बस अब कुछ नहीं करना, अब जो मान आया उसको बराबर कर दो 0 के, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखो इनको जब बराबर 0 के करता हूं तो देखो kq डिवाइड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2kq1 डिवाइड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, k से k कट गया, यानी कि 2q1 आ गया मेरे पास इज इक्वल टू q। q1 बराबर कितना आ जाएगा q/2, और q2 निकालेंगे। और अगर q1 q/2 आ गया, q1 जो है q/2 आ गया, तो देखो यहाँ पे q/2 रखो, तो q में से q/2 गया तो q2 बराबर भी q/2 ही आ गया। बस अब ये जो कंडीशन आई है वो याद कर लो, इन फ्यूचर कभी ये बोले कि भैया दो आवेश हैं, है ना, वो दोनों को तोड़ दिया गया है, उनको किस हिसाब से तोड़े कि उनके मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगे, तो आंसर क्या होगा, दोनों को आधा आधा कर दो, समझ रहे हो। 10 कूलाम का आवेश और दूसरा 10 कूलाम का आवेश, अपने पास 10 कूलाम आवेश को दो भागों में मान लो 4 और किसी में भी डिवाइड कर दिया, 10 कूलाम आवेश को दो आवेशों में डिवाइड कर दिया, तो उनके मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण बल की कंडीशन क्या होगी, जब उन 10 कूलाम के आवेश को 5 कूलाम और 5 कूलाम में तोड़ देंगे, तब वो अधिकतम प्रतिकर्षण बल प्रदर्शित करेगा। आज अपन ने क्वेश्चन किए, कुछ 4 क्वेश्चन अपन ने करवाए यहाँ पर, ठीक है, चारों ही क्वेश्चन अच्छे थे, ज्यादातर अच्छा क्वेश्चन, एक तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछने लायक था, अगर अच्छा एग्जाम है सीबीएसई के एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन था ही, जो भी अभी अपन ने किया। इसके अलावा आरबीएसई चाहे सीबीएसई 1 नंबर का क्वेश्चन अपन ने वो क्या था कि पराविद्युतांक वाला जो क्वेश्चन क्या था कि भैया 10 न्यूटन का बल लग रहा है, उस पर 2 पराविद्युतांक वाले मीडियम में अगर डाल देता है उसके मध्य बल क्या होगा, एक वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पहला वाला बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन ये जो अपन ने बताया है 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस आज अपन अपने वीडियो को यही खत्म करेंगे, आज के समाचार समाप्त होते हैं, नमस्कार।